सम्राट चौधरी यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है, जेल में रहा है। अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। इनका हालत देखिए, ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। बिहार की राजनीति में पीके का बम, बड़ा केस के आरोपी बने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का असली नाम क्या है? बिहार की सियासत में आज ऐसा धमाका हुआ जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। जनस्वराज के चीफ प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और नीतीश सरकार पर बम फोड़ दिया है। मर्डर केस से लेकर फर्जी डिग्री तक, क्या बिहार की राजनीति का काला चेहरा अब बेनकाब हो चुका है? नमस्कार, मैं हूँ चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं इस वीडियो के अंदर। हम सबसे पहले बात करते हैं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की। पीके ने कहा कि ये नाम बदलने के चैंपियन है। असली नाम राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में जब बिहार में राजनीति का दौर था तो कांग्रेस के नेता सदानंद सिंह की बम से हत्या हो गई और इस केस में आरोपी हमारे ही सम्राट चौधरी वो जेल गए, लेकिन नाबालिग बताकर सिर्फ 6 महीने में बाहर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उम्र तय की, लेकिन केस का दाग आज भी लगा है। पीके बोले ये मर्डर के आरोपी है, जेल काट कर आए हैं और आज बिहार के डिप्टी सीएम बने बैठे हैं। अब आ जाइए, दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के सम्राट चौधरी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाबता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है, जेल में रहा है। और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए, जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया। तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ, जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं और सम्राट चौधरी भी कहते रहे वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया है। अब आप सुनिए शिक्षा का खेल। जब सम्राट मंत्री बने तो विधानसभा मेंबर ना होने की वजह से बर्खास्त हो गए। फिर सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा। वहां बोर्ड ने कहा सम्राट कुमार मौर्य ने मैट्रिक दिया, लेकिन 234 मार्क्स आए और फेल हो गए। 2010 के हलफनामे में खुद लिखा, मैं 7वीं पास हूँ। 207वीं पास आदमी बिना मैट्रिक के डिलीट कैसे कर लेता है, और वो भी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से? पीके ने सवाल दागा, सम्राट जी बताओ ना, मैट्रिक कब पास किया, डिग्री फर्जी तो नहीं? अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में ये लिखा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय के, इन्होंने इनका एडमिट कार्ड
इनका रोल नंबर वो सब जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम कराती है, इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके पढ़ाई के एज के बारे में, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही एज का दस्तावेज माना जाता है। तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य करके जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास करने का दावा कर रहे हैं, ये एक्चुअली 234 नंबर इनको आया था, ये मैट्रिक परीक्षा फेल हो गए थे। ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। तो इसको ध्यान रख लीजिए। 1998 में सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके एज का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। इसका दूसरा प्रमाण ये है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधु उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए नहीं है। डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में फर्जी, वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए। सीधा सवाल, सम्राट कुमार मौर्य जिन पर मर्डर का इल्जाम लगा, नाम बदलकर राकेश कुमार किया, वो राकेश कुमार जब अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कह रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं, इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं, तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा लंबा फेंकते हैं। अब आते हैं नीतीश कुमार के सबसे करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर। पीके ने कहा है ये सीएम के दाहिने हाथ है, लेकिन बिहार में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बना दिया। दस्तावेज इतने की समेटते समेटते हम थक गए हैं। सुनिए कैसे खेल खेला गया है। अब आ जाइए यहाँ के भ्रष्टतम नेता सर्वदलीय अशोक चौधरी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दाहिने हाथ। इनका हालत देखिए, ये तो आदमी पूरे बिहार में रिकॉर्ड बना दिया भ्रष्टाचार का। हम लोग अभी तक सुनते आए हैं कि लालू जी बेनामी प्रॉपर्टी खरीदते थे, अब इनका देखिए बेनामी प्रॉपर्टी का हालत। ये दस्तावेज इतना है कि जैसा मुन्ना जी बता रहे हैं कि समेटते समेटते हम लोग थक गए कि भाई कितना भेजोगे। हमने अब कह दिया भाई अब और जमीन का कागज मत भेजो। भाई साहब के एक पीए हैं, पीए थे योगेंद्र दत्त, नाम याद रखिए। अशोक चौधरी के पीए योगेंद्र दत्त 2019 में अशोक चौधरी जी ने 34 लाख रुपया में योगेंद्र दत्त के नाम पर विक्रम में 1 एकड़ जमीन, करीब 1 एकड़ जमीन, 0.7 एकड़ 23 कट्ठा जमीन इन्होंने खरीदा। विक्रम में 34 लाख में जमीन खरीदा गया योगेंद्र दत्त के नाम पर, जो उस समय अशोक चौधरी के पीए थे। अब सुनिए इसमें कहानी। 2 बरस के बाद दत्त साहब ने वो जमीन ट्रांसफर रजिस्ट्री कर दिया अशोक चौधरी के बेटी और अभी के सांसद शांभवी चौधरी के नाम पर 34 लाख रुपया में। इसका डीड है, ये डीड आपको जारी करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब इसमें नई बात क्या है, 34 लाख रुपया में जो दत्त साहब ने जमीन खरीदी थी और यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में लिखा गया 34 लाख रुपए में दत्त बेच रहे हैं जमीन शांभवी चौधरी को, और दत्त साहब को पैसा कितना गया बैंक से, 10 लाख रुपया। वो बैंक का अकाउंट डिटेल है, जरा दीजिए, तारीख आपको बता देते हैं। 2 साल के बाद जो जमीन अशोक चौधरी ने अपने पीए के नाम पर खरीदी थी, वही जमीन वापस 2 बरस के बाद अपने बेटी के नाम पर लिखवा लिया, और 34 लाख के रुपए के जमीन के एवज में अशोक चौधरी ने दत्त साहब को 10 लाख रुपया बैंक से भेजा। यहां तक भी बात ठीक है भाई, ये कह सकते हैं कि हम बाद में पैसा दिए होंगे। इसी बीच इनकी बेटी चुनाव लड़ने चली गई, तो इनकम टैक्स ने इनको नोटिस किया
कि भाई आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 34 लाख की है और बैंक में आप सिर्फ 10 लाख रुपया दिखा रहे हैं, बाकी का पैसा कहाँ है? जमीन इनकी रजिस्ट्री हुई है, उसके एक दिन बाद, तारीख नोट कर लीजिए, 20 फरवरी 2021 को 10 लाख रुपया इन्होंने अपने पीए के अकाउंट में डाला है। अकाउंट यहाँ पर डिटेल आपको दे देंगे। और 34 लाख रुपए का जमीन वापस इनसे ले लिया। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया कि जमीन है 34 लाख का और अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया ही दिख रहा है, तो 4 बरस के बाद 27 अप्रैल 2025 को जमीन लिखवाया है 2021 में। इनका क्रेडिबिलिटी देखिए, जमीन रजिस्ट्रार ने लिख दिया, हम जाते हैं उसको खड़ा करके पूछता है भैया कहाँ है, रुपया कहाँ दिए। ये 19 में इन्होंने बेनामी जमीन खरीदी पीए के नाम पर, 21 में उस जमीन को वापस अपने बेटी के नाम पर लिखवाया। 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। जब इनकम टैक्स ने नोटिस रेज किया तो भाई साहब ने जान बचाने के लिए 27 अप्रैल 2025 को, मतलब बेटी के एमपी बनने के बाद 25 लाख रुपया मिस्टर दत्त को फिर इन्होंने बैंक से ट्रांसफर किया। तो मैं आपके जरिए अशोक चौधरी जी, जो अपने आप को महादेव का भक्त बताते हैं, हमको तो लक्ष्मी के ही भक्त ज्यादा दिखते हैं, महादेव के भक्त नहीं हैं, ये लक्ष्मी के भक्त हैं। अगर आपने 34 लाख रुपए की जमीन अपने पीए से अपने बेटी के नाम पर खरीदी तो उसका भुगतान क्यों नहीं किया? तो बहरहाल बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और ऐसे समय पर ये खुलासे एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। विपक्ष को भी नया मुद्दा मिल गया है। तेजस्वी यादव और अन्य नेता अब इन आरोपों को लेकर एनडीए को घेर सकते हैं। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का खेल नया नहीं, लेकिन जब मामला हत्या, फर्जी डिग्री और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का हो तो जनता का भरोसा टूटता है। बिहार की जनता पहले से ही लंबे समय से विकास की राह पर संघर्ष कर रही है। ऐसे में जब नेता खुद सवालों के घेरे में हो तो जनता का गुस्सा और बढ़ना तय है। आप बताइए, क्या ऐसे नेताओं को सत्ता में रहना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें।